न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे हम देश और दुनिया की इन तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे जिनका सीधा है आपसे सरोकार। लेकिन शुरुआत 4 अहम खबरों के साथ। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक एक कर हर तस्वीर का रुख साफ करेंगे, एक एक खबर से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले बात किसानों की बताएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए क्या अहम फैसला हुआ है। फिर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। यहाँ क्रिप्टो से जुड़ी हर अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे। जिसके बाद यूपी की सियासत का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मुलाकात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के साथ हुई। और सबसे आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां खुद पीएम इमरान खान ने अपने ही देश की कंगाली को कबूल लिया है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात आज की अहम खबर की, क्योंकि किसानों का मुद्दा गरमाता गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए हैं। जब से तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान हुआ है तभी से सियासत भी और तेज हो गई है। किसानों का एक संगठन जहां पीएम मोदी के इस फैसले का समर्थन कर रहा है तो वहीं एक धड़ा इसका विरोध भी कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान के बाद किसान कानून वापसी वाले बिल पर मोहर लग गई है। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बिल को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और इसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा और तीनों कृषि कानून विधिवत रूप से खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को वापस लेने के फैसले के बाद भी कुछ मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। कहते हैं कि वो अपने प्रदर्शन को यूं ही जारी रखेंगे। किसान भाइयों के साथ 29 नवंबर को 7 ट्रैक्टर लेकर संसद भवन की तरफ मार्च करेंगे। कहते हैं कि ट्रैक्टर मार्च करने का एक ही लक्ष्य है और वो है सरकार पर दबाव बनाना। दरअसल किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संवैधानिक गारंटी देने के लिए कानून लाए। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि आने वाले 29 नवंबर को 7 ट्रैक्टर संसद भवन की तरफ अपनी मांगों को लेकर हम कूच करेंगे और यह भी कहा कि ये ट्रैक्टर उन्हीं रास्तों से होकर जाएंगे जिन्हें सरकार ने खोला है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से हैं संदीप दुबे जी और किसान नेता राजवीर सिंह भी हैं हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। राजीव जी, पहला सवाल तो आप ही से बनता है। जब सरकार ने अब घुटने टेक ही दिए हैं और कह दिया है कि तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, तो अब कहां पर पेच फंसा है? आंदोलन वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? मैडम, जो प्रधानमंत्री जी और सरकार ने जो फैसला लिया है किसानों के लिए, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो को अब से पहले ले लेना चाहिए था ये फैसला। जो हमारे किसान भाई मारे गए, जो जिनकी शहादत हो गई है, तो उनके लिए कोई शब्द इन्होंने नहीं बोला है और उनका मुआवजा मिलना चाहिए उन लोगों को। और जब तक ये एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान अपने घर वापसी भी नहीं जाएगा। मैडम ठीक है राजवीर जी, यानी अब एक के बाद एक मांग सामने आ रही है। जब किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा था, करीब 1 साल हो गए आपको आंदोलन करते हुए, अब सरकार ने घुटने टेक दिए। खुद देश के प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे। तो क्या अब हम इसे समझें कि आप दबाव बनाना चाह रहे हैं अब सरकार पर? नहीं मैडम, देखो किसान का भी दबाव नहीं बनाया किसान बहुत भोला वाला है, बहुत शांतिपूर्वक। तो राजवीर जी, आंदोलन अभी वापस क्यों नहीं लिया जा रहा? अभी भी ट्रैक्टर आप लेकर संसद की तरफ कूच करने की बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी सरकार पे दबाव बनाने का कोई नहीं रखा है, नहीं कहीं उन्होंने कोई वारदात ऐसी करी है, कोई घटना नहीं हुई है। ये तो किसान को दबाया जा रहा है, ये सरकार दबाती आई है। और 1 साल से ऊपर हो गया जो किसान वहाँ बैठा रोडों पे ठंडी में, और दोबारा पिछली साल राजवीर जी, किसानों की मांगों को मान लिया गया? क्या अभी भी आप ये बात कह रहे हैं किसानों की मांगों को मान लिया गया? तीनों कृषि कानून जिन्हें आप काला कानून कह रहे थे वापस ले लिए गए हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों पर दबाव बना रही है। संदीप जी, क्या अभी भी आपको लगता है कि जब एक तरफ सरकार झुक गई है, किसानों की मांग को सर्वोपरि बता दिया गया है और उसे पूरा भी करने की बात कह दी गई है, उसके बाद भी किसान अड़े हुए हैं, मान नहीं रहे हैं आंदोलन वापस लेने के लिए? मुझे लगता है कि जिद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लोकतांत्रिक देश में जिद की कोई जगह नहीं है। सभी समस्या का समाधान आपसी बैठ के तालमेल से और बातचीत से संभव है। और हमें जाड़ों का दिन है और मैं किसान साथियों से कहूंगा कि आपकी सभी मांग जो है वो मानी जाएगी। सरकार राष्ट्र
राष्ट्र हित में काम कर रही है और सरकार जो है जो भी है कृषि क्षेत्र को लेके चिंतित है। वो चाहती है कि किसानों की आय दुगुनी हो। हमने बिल वापस ले लिया है और आप सबके कृषि साथियों से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया, अब जाड़े का मौसम आ गया है, आप सब लोग अपने अपने घर में वापस जाएं और जो भी आपकी मांग है वो सारी मांग सरकार सुनेगी। ये सरकार गूंगी बहरी नहीं है, ये सरकार सबकी हित की बात करती है और सबकी हितैषी सरकार है। राजवीर जी, सुन लिया आपने, सरकार कह रही है कि हम आपके हितैषी हैं, आपकी हर मांग को हम पूरा कर रहे हैं, आप अपने घरों को लौट जाए। जब सरकार एक एक कदम कर आगे बढ़ रही है तो अब कहां पर पेच फंसा है? मेरा सवाल वही है सर, अभी भी। राजवीर जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम सुन रहे हैं जी। सरकार गूंगी बहरी तो हो रही है मैडम, गूंगी बहरी क्यों नहीं हो रही है सरकार? जो 1.5 साल से 1 साल से ऊपर हो गया किसान बैठे हुए रोडों पे, उसका उपाय तो कर दिया ना राजवीर जी, उसका उपाय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। की आई है, चाहे वो किसी भी स्तर पे समझ ले, चुनाव को नजदीकी समझ ले या कुछ भी समझ ले, लेकिन जो कानून वापसी हुआ ये तो हम अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी ने लिया, लेकिन जब तक MSP पर गारंटी नहीं बनेगी तो किसान अपने घर नहीं जाएगा, तो यानी 1-2 साल और बैठना पड़े। संदीप जी, MSP का अब जो रोड़ा है वो अड़ रहा है, अगर MSP का भी समाधान नहीं होता तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। हम सब बहुत चिंतित हैं और सब लोग चिंतित है, खास तौर से उन लोगों के लिए। अभी हमारे किसान नेताजी कह रहे थे कि किसान जो नहीं रहे चले गए इस आंदोलन में, उनको लेके कौन चिंता करेगा? हम कह रहे सरकार सबकी चिंता कर रही है। अभी आने वाले समय में किसी के साथ अनहोनी हो, ठंड लग जाए, दिक्कत हो, उसकी चिंता तो हम सब लोग को मिलकर करना है, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। अब जब हम अपने नागरिकों की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आंदोलन आप करिए, आंदोलन करने से आपको किसी ने नहीं रोका है और अच्छे से करिए, लेकिन करने को तैयार है तो आप जिद ना करें, जिद छोड़ दें, है ना। जिद ठीक है, एक सीमा तक जिद जायज है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद जो है नुकसान करता है, गलत संदेश जाता है जनता के बीच। तो आप सब लोग समझदार हैं, खासतौर से किसान हमारे साथी हैं, किसान नेता हैं, वो सब समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो हमें लगता है कि उनको जिद छोड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री जी से संवाद। बिल्कुल, और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह चुके हैं कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे, कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो जरूरी ये भी हो जाता है कि किसान भी अब इसमें सहमत नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी और संदीप जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो किसान अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आंदोलन उनकी तरफ से यूं ही जारी रहेगा, इस बात के लिए कह दिया गया है साफ तौर पर। लेकिन वहीं राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव हम यूं ही बनाकर रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी MSP का समाधान नहीं हुआ है और भी हमारी अन्य मांगे हैं। जो करीब 700 किसान मारे गए हैं, उन्हें लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार क्यों उन पर नहीं बोल रही, क्यों उन पर बोलने से बच रही है? ये तमाम अहम बिंदु जिन्हें लेकर अभी भी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 29 तारीख को ट्रैक्टर से वो कूच करेंगे संसद की तरफ। बढ़ते हैं आगे। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक पूरी हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर मोहर भी लग चुकी है, सर्वसम्मति से ये पास हो चुका है। और अब देखना होगा कि क्या किसान अब सहमत होंगे या ये आंदोलन यूं ही अभी भी बरकरार रहेगा। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जा सकता है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आ रही है। मंगलवार को जैसे ही यह खबर आई, सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट देखी गई। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अहम बयान दिया था। कहा था कि क्रिप्टो करेंसी युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक खेल की तरह है। इसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जा सकता है। ये भी बता दें कि क्रिप्टो करेंसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होती। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और बिना किसी नियम इसके जरिए व्यापार होता है। इसे कोई सरकार या कोई अथॉरिटी जारी नहीं करती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी के कारण साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे को उठाया था। साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और वित्तीय संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था। ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, बिना किसी नियम के इसके जरिए व्यापार होता है। ये सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में नहीं होती है।
इसे कोई सरकार या अथॉरिटी जारी नहीं करती। क्रिप्टो करेंसी को एक ठोस रूप में जो हमने बताया कि होती नहीं है, ये आपकी जेब में नहीं होती है, पूरी तरह से डिजिटल होती है। हालांकि एन्क्रिप्शन के कारण कुछ चीजें गुप्त रहती हैं। क्रिप्टो करेंसी प्रोग्राम कोड से बनाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी से धोखाधड़ी कर पाना नामुमकिन है। क्रिप्टो एक्सचेंज का एक वर्चुअल माध्यम है। क्रिप्टो जनरेट करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। कैसे होती है ये ट्रेडिंग आपको भी बताते हैं। इसे कोई एक व्यक्ति या फिर संस्था मॉनिटर नहीं करती। इसमें एक ही साथ कई जगहों पर काम होता रहता है। इसमें सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी सेव होती रहती है। इसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये काम कंप्यूटर्स में क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशंस को हल करके किया जाता है। ये एक तरह की डिजिटल प्रक्रिया होती है। इसके बदले में यूजर को रिवॉर्ड के रूप में कॉइन मिलते हैं। इसके बाद उसे कॉइन को एक्सचेंज कर बेचा जाता है। कोई भी अपने क्रिप्टो टोकन को किसी को भी सीधा बेच सकता है। भारत में आरबीआई को नहीं पता कि ये कैसे बनाए जा रहे हैं। इसके वैल्यू एक्सचेंज को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है वो भी आपको बताते हैं। भारत पर अभी क्रिप्टो करेंसी का प्रभाव बहुत कम है। भारत में बड़ी आबादी हार्ड करेंसी का इस्तेमाल करती है। बीते दिनों भारत में तेजी से डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा। क्रिप्टो करेंसी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम है। भारत में ज्यादातर लोग मर्चेंट डिजिटल करेंसी स्वीकार नहीं करते। भारत में पिछले कुछ समय से ई कैश का चलन बढ़ा है। क्रिप्टो करेंसी के गलत हाथों में जाने से नुकसान हो सकता है। ऐसी आशंका है कि क्रिप्टो करेंसी का आतंकी समूह गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल सकता है। भारत में बिटकॉइन की कीमत 48.8 लाख रुपए है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा। अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राज्य का सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी तो जैसा कि हम बता रहे थे, एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस जनता को लुभाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी भी हर संभव कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद अब अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि आरएलडी के बाद अब समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की तैयारी में है। बताते चलें कि अखिलेश पहले भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बताते चले कि पुलिस ने एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होने के मामले में उनके चालक पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। इसी वाहन से ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे थे। इस बारे में अधिकारी ने बताया कि यह घटना तब हुई जब वो सोलापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने कहा कि ओवैसी की गाड़ी के चालक पर जुर्माना लगाने वाले पुलिसकर्मियों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बाद में इनाम दिया। पुलिस अधिकारियों ने मिलकर चालान करने वाले कर्मी को 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया।
और दिल्ली के सभी बच्चे 29 नवंबर से फिर से स्कूल जा पाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला किया गया है। इससे पहले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। प्रदूषण के स्तर में कमी आने के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल और कॉलेज को फिर से खोलने का फैसला किया है। साथ ही दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जा रही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी 29 नवंबर से खत्म हो जाएगी, यानी सोमवार से सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आकर काम करना होगा। साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों को सुझाव दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। 29 तारीख से दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, यानी मंडे से। सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी जो बैन था वो सभी खोल दिए जाएंगे। 29 तारीख से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सभी। 29 तारीख से जो सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम था, यानी सरकारी दफ्तर बंद थे, उन्हें खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी जो कर्मचारी हैं सरकारी विभाग से, उनसे ये एडवाइजरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। 29 तारीख से दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, यानी मंडे से। सोमवार से सभी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी जो बैन था वो सभी खोल दिए जाएंगे। 29 तारीख से स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सभी। 29 तारीख से जो सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम था, यानी सरकारी दफ्तर बंद थे, उन्हें खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सभी जो कर्मचारी हैं और अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। वीडियो हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान का है, जहां एक युवक ने शेर के बाड़े में कूदने की कोशिश की, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और समय रहते युवक को बचा लिया गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक दोपहर करीब ये घटना सामने आई। एक युवक शेर के बाड़े के आसपास स्थित शिलाखंडों के ऊपर बिना किसी डर के घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी बाड़े में छलांग लगा देगा। यह अफ्रीकन शेरों का बाड़ा था, जो कि पूरी तरह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। शिलाखंडों के नीचे शेर भी उसी मुद्रा में खड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे ही उसके कूदने का वो इंतजार कर रहा हो। हालांकि लोगों की मुस्तैदी की वजह से उस युवक की जान बचा ली गई। और खबरों में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है, जहां पाक पीएम ने यह मान लिया है कि उनकी सरकार के पास देश चलाने लायक पैसे नहीं बचे हैं, इसीलिए विदेशों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पहले ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए इमरान खान ने कह दिया है कि देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा न होना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से उधार लेना पड़ता है। इमरान ने पैसों की तंगी की वजह से टैक्स कलेक्शन में कमी और बढ़ते विदेशी कर्जे को बताया और कहा कि ये पाकिस्तान की सुरक्षा का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए गए एक बड़े फैसले में से ये भी कह सकते हैं कि उनमें शुमार है, जिससे गरीबों को, जो गरीब हैं, उनकी पीड़ा और बढ़ सकती है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। और ये हमने जो एक जिस तरह घर भी किसी का हो, अगर घर के अंदर आपके खर्चे ज्यादा और आपकी आमदनी कम है, वो घर मुश्किलात में पड़ा ही रहेगा। उसमें कभी भी उस घर के अंदर आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं होगी, क्योंकि वो जो पैसा आपके पास सेव करके जो आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी फ्यूचर के लिए, वो आपके पास पैसा ही नहीं होगा कभी भी। और ये हमारा मुसलसल प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान।
इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।